फोर्स। अरे वाह, व्हाट ए ग्रोथ आई हैव गॉट। ओके, दैट्स सच ए गुड ग्रोथ ना, कितना शानदार ग्रोथ है मेरी। टेंशन लेने की आई नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ए ग्रोथ है भाई। अब आप कई लोग कह दो नेगेटिव ग्रोथ है, होने दो, टेंशन लेने का नहीं। बहुत लोगों के बहुत तरह के नेटवर्क होते हैं ना, किसी का नेटवर्क खराब हो गया होगा, किसी का डेटा कम हो गया होगा, किसी का खुद का नेटवर्क कम पड़ गया होगा, है ना, किसी का अंदर का डेटा कम पड़ गया होगा, और किसी का नेटवर्क कहीं और जुड़ गया होगा, किसी का नेटवर्क कहीं और भी तो जुड़ गया होगा। हाँ, तो भाई टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, चल, it's a push or a pull that moves the body or try to do so, that may change the direction of motion of the body or tries to do so। ठीक है बेटा, तो फोर्स बेसिकली क्या है? इट्स अ पुश और पुल। फोर्स का यदि अपन देखें तो क्या है बेसिकली? फोर्स इज अ पुश और ए पुल। हम किसी भी चीज को धक्का देते हैं, अब धक्का देते हैं तो हम उसके, यदि स्टेशनरी बॉडी है तो हम उसको मूव कर रहे होते हैं। अब कई बार ये होता है कि हम मूव कर देते हैं, और कभी कभी ये होता है कि हम मूव नहीं कर पाते हैं, बट हम एफर्ट तो किया था। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई बहुत हैवी बॉक्स रखा हुआ है, बहुत हैवी बॉक्स रखा हुआ है, हमने उसको धक्का देके मूव करने की कोशिश की, बट आई एम अनएबल टू डू सो, तो मैं कोशिश तो की थी ना, मैंने एफर्ट तो किया, सो दैट ट्राइज टू डू सो, मतलब आई ट्राई टू डू सो, मैंने ऐसा करने की कोशिश की बेटा। सो दैट इज हाउ वी डू इट। तो बेसिक चीज यदि अपन यहां से देखें तो फोर्स इज बेसिकली अ पुश ऑन। अब पुश का तो एग्जांपल दे दिया, पुल का कैसे थे? रस्सी से किसी बॉक्स को बांधा और पकड़ के खींच लिया, रस्सी से किसी बॉक्स को बांधा पकड़ के खींच लिया। अरे आप लोग देखो, आपने बचपन में कितनी बार आपने ऐसा किया है। हाँ, आपने कितनी बार ऐसा किया है कि अपने दोस्त को उसका स्कूल का ही रिबन वाला जो बेल्ट होता था जिसमें आईडी लटका होता था, उसी को पकड़ के खींच लिया दोस्त को, है ना, और टाई को पकड़ के भी खींचा है, अपने दोस्त की टाई पकड़ के भी खींचा है। हाँ, रोज खींचते थे बिल्कुल। ठीक है ना, तो दैट्स अ पुश और पुल। अब ऐसे में पुश और पुल में क्या होता था कि दोस्त के झटके में किसी और की टाई पकड़ के खींच ली, तो अपन खींच ही रहे हैं, वो खींच ही नहीं रहा, बोले देखा तो क्या है, बोले उधर वो वाला दोस्त है ना, जिसको दो लोग मिलके भी नहीं खींच पाएंगे। तो फिर उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? यू ट्राइड टू डू सो, आपने ऐसा करने की कोशिश की। डन इट? क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा? तो इस तरह से अपन देखते हैं, तो ये ठीक है, ओके। सो नाउ दिस इज हाउ वी डू इट। तो इस तरह से, अरे यार अभी तक एक भी आंसर उसका नहीं आया, हर्षित का आंसर रिप्लाई एक भी नहीं मिला है, क्या बात है यार? गायब है क्या हर्षित? हर्षित आर यू देयर? गायब है, कहाँ गया? उसको मारा पापा ने। आशीष, तेरी वजह से पिटता है वो बेचारा, वो बेचारा, ध्यान रखना मेरे शब्दों का, बेचारा है ना, उसको बेचारा कह सकते हैं, पता है? ठीक है ना? हाँ, तो इट्स अ पुश ऑफ पुल दैट एक्चुअली मूव्स द बॉडी और ट्राई टू डू, ऐसा करने की कोशिश कर। सो दिस व्हाट इज द फोर्स। नाउ अब यहाँ पर फोर्स को अपन देखें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? फोर्स की यूनिट सबको पता है ना, सबको पता है ना? बिल्कुल, एक ऐसे साइंटिस्ट के नाम पर जिसका नाम लिए बिना फिजिक्स खत्म ही नहीं होती।
है ना। और बार बार नाम ना लेना पड़े इसलिए शॉर्ट बना दिया, बोले एन लिख दो यार काम हो जाएगा। ओके, न्यूटन। यानी फिर इसके बाद में अपन देखें यदि यहाँ पर फर्दर, तो हम यहां से फिर फर्दर क्या कह सकते हैं कि आर्ग सॉरी न्यूटन के पास डाइन भी होते हैं, डाइन, where we say that 10 to the power 5 dynes is equal to 1 न्यूटन। एक और यूनिट होती है बेटा, इसकी एक और यूनिट होती है, कौन सी यूनिट होती है वो? किलोग्राम फोर्स, केजीएम। ठीक है ना, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इस तरह से ये किलोग्राम फोर्स भी होता है। क्या ये चीज क्लियर है? तो इस तरह से अपन देखें तो यहां से हम चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इस तरह से अपन देखें तो ग्राम फोर्स भी आ जाएगा एक। ठीक है ना, वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ है क्या बेटा? अच्छा था, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स में क्या क्या है? 980 डाइन, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन्स। क्यों? क्योंकि जी की जो वैल्यू होती है 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 980 होती है। तो इसलिए ये सीजीएस यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, सॉरी ये एसआई यूनिट है ना, और ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। अपन देखें, अपन अपना वजन नापते हैं कि वेइंग मशीन पे अपन खड़े हुए, हमने कहा कि हमारा वजन 70 केजी है। वेइंग मशीन पे खड़े होकर हमने कहा हमारा वजन 70 केजी है। अब इसी चीज को इंग्लिश में बोलो, माय वेट इज 70 केजी। फिजिक्स वाले टीचर कह देंगे आंसर गलत है, फिजिक्स वाले टीचर कह देंगे आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि वेट इज फोर्स, वेट इज फोर्स, केजी इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है ना, केजी इज द यूनिट ऑफ मास। फिर भी पूरी दुनिया यही बोलती है, फिर भी पूरी दुनिया यही बोलती है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक नई यूनिट बना दी कि उसको केजीएफ कह दो। ये यूनिट बाय चॉइस नहीं है ये बेटा, ये यूनिट बाय नीड आई है। आपको एक चीज बताता हूं, विंस्टन चर्चिल, नाम सुना हुआ आपने विंस्टन चर्चिल का नाम? तो विंस्टन चर्चिल क्या थे वो? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम के। एंड एक बार स्टेज पर खड़े होकर, ही वाज वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द टॉप 10 प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाए तो उसमें विंस्टन चर्चिल का नाम आता है। तो चर्चिल एक बार स्टेज पर खड़े हुए थे, उन्होंने स्टार्ट किया अपने स्पीच को, और उन्होंने कहा कि इट इज मी विंस्टन चर्चिल, द hardcore people of English would have got stunned to hear that I spoke it is me rather than it is I। क्योंकि अंग्रेजी की ग्रामर में, इंग्लिश की ग्रामर में ये कहा जाता है कि इट इज आई मुकेश अग्रवाल इज अ करेक्ट सेंटेंस, बट यदि मैं बोलूं इट इज मी मुकेश अग्रवाल तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ग्रामेटिकली एरर है। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने कहा कि नाउ आई एम ब्रेकिंग द रूल जस्ट फॉर द नीड ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंट क्या लगता है, इट इज मी कहना, इट इज आई कहने की बजाय इट इज मी कहना लोगों को कन्वीनियंट लगता है। सो देयरफॉर उसी तरह से फिजिक्स में केजी 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 मास की यूनिट थी, लेकिन लोग ज्यादातर अपना मास को, अपने वेट को भी मास के रूप में बताते थे। तो इसलिए क्या कर दिया उन्होंने, कहा कि ठीक है इसको एक यूनिट ही बना दिया जाए। तो नीड के बेसिस पर ये यूनिट बनी हुई है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। तो अब हम अपना वेट जब हम कहते हैं कि हमारा वेट 70 केजी है,
It means actually I'm just trying to say that my weight is 70 kg किलोग्राम फोर्स। तो मेरा वेट जो आएगा वो न्यूटन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम, 9.8 से मल्टीप्लाई। यदि एक चाइल्ड कहता है कि मेरा वेट 10 kg है, मेरा वेट 10 kg है ना, तो वेट इज 10 kg, तो kg को अपन क्या समझते हैं, kg है, एंड दैट इज इक्वल टू 98 न्यूटन। उससे अपन इसको डायरेक्टली इस तरह, तो यहाँ से अपन को ये चीज एक समझ में आ गई कि ये यूनिट अपने स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए बनी है क्योंकि अपन को बोलचाल में और ज्यादातर चीजों में इसी चीज की जरूरत है। तो ये तो था। अब अपन आते हैं इसके डायमेंशंस पर। डायमेंशंस क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज m, acceleration is lt minus 2, so m lt minus 2, नहीं बेटा बस कर m lt minus 2 है बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपन देखें तो हाँ, तो इस तरह से ये चीज निकल आ, क्या ये चीज क्लियर है बेटा, ये फोर्स के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब नेचर में कितने तरह के फोर्सेस हैं, नेचर में कितने तरह के फोर्सेस हैं, 4, बिल्कुल सही। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स बेटा न्यूक्लियर फोर्स, बिल्कुल सही, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशन, सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशन। तो बेसिकली यदि अपन देखें तो नेचुरल फोर्सेस तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचुरल फोर्सेस। नंबर 1 न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 2 इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसकी वजह से अल्फा बीटा गामा डिके होता है, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बेटा। तो ये 4 तरह के अपने नेचुरल फोर्सेस। इज इट ओके, डन, क्लियर सभी को, ठीक है। अब अपन जहां बात करें एक और टर्म दैट इज नोन एज इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया, that opposes force, okay, or ability to resist force, okay, ठीक है, which tends to move, okay, inertia basically very good inability to change the state, ठीक है। देखो बेटा, देखा जाए तो आप सभी ने इनर्शिया को अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। वंशिता has also given her own way of explanation. तो every one of you have given a correct explanation, correct, I use the word correct, सभी का explanation correct था, वो शब्दों का अंतर था, बट मीनिंग आप सभी ने समझ लिया है कि इनर्शिया वो होता है किसी भी बॉडी की एक बेसिक टेंडेंसी, किसी भी बॉडी की एक बेसिक टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन द स्टेट। अब चेंज इन द स्टेट होता है, चेंज इन द स्टेट होता है जब कभी कोई फोर्स मिलता है तो अपन कहेंगे कि चेंज इन स्टेट का अपोज करना, तो या तो फोर्स का अपोज करना, या फिर अपन कहते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल
आप अपने बारे में देखो, आप सुबह से सो के उठते हो और आपके पेरेंट यदि आपके पीछे पड़ जाए, उठो क्विक क्विक क्विक, फटाफट खड़े हो, क्या होगा? यू विल अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना? आप फौरन अपोज करो, नहीं उठना अभी, अभी नहीं उठना, अभी थोड़ी देर 5 मिनट और, है कि नहीं? हाँ 5 मिनट तो वो मतलब ऐसा है कि बिना नींद खुले अपने मुंह से निकलता ही है 5 मिनट, और वो 5 मिनट कहने के लिए होते हैं, 5 का मीनिंग तो बस यही है कि अभी जाओ 5 मिनट कहने का मीनिंग तो अभी जाओ बस। हाँ जी, 5 मिनट तो वो कांस्टेंट ही रहता है, अगले 15 मिनट बाद भी पेरेंट आएंगे तो भी 5 मिनट ही कहना बस, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। यदि किसी एल्डरली पर्सन को जो बहुत देर से खड़ा हुआ है ना, ओए एल्डरली कह रहा हूं, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अभी तो मैं छोटा हूं वो। हाँ यस, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो किसी एल्डरली पर्सन जो कि बहुत देर से खड़ा हुआ है, उसको बोलो आपको अगर बैठने के लिए, तो वो आह, आह, बहुत मुश्किल से बैठेगा। क्यों भैया? हैं, खड़े थे यार, हमने तो तुमको आराम करने के लिए बैठने को कहा, तुम ऐसा आम करके बैठ रहे हो कि जैसे कि मतलब, तो क्या हुआ उधर पे, है ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या हुआ कि वहां पर आपने चेंज ऑफ स्टेट का कहा। चेंज ऑफ स्टेट में इससे मतलब नहीं होता है कि हम किस स्टेट में थे पहले। कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में था, उसको आप मूव करने के लिए कहोगे, वो अपोज करेगा। अब क्या होता है, कई लोगों को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं होता, कई लोगों को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं होता, कई स्टूडेंट्स को, आप ही लोगों की बात कर, कि सर रेस्ट पे है तो मोशन करने के लिए हम लोग तो ऐसे हैं कि बस हमसे तो कह दे कोई घूमने निकल जाओ, हम तो फटाक से निकल जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे सर, कोई अपोजिशन है ही नहीं, घूमने के लिए कह तो दो, आप कभी भी कह दो इमीडिएटली, है ना? तो बोले सर हमारे पास तो कोई अपोजिशन है ही नहीं, घूमने के नाम पे, मतलब आप स्टेट ऑफ रेस्ट से बस घूमने की बात तो कर दो। तो मैं उनको कैसे समझाता, मैं कहता हूँ देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारे अकेले की बात नहीं हो रही, मैं एक फुटबॉल की भी बात कर, ठीक है ना? और एक फुटबॉल भी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट के अपोज करती है, यदि आप उसको रेस्ट से मूव करना चाहते हो तो वो अपोज करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फुटबॉल मैंने यहाँ पे रखी और मैंने उसको किक मार दी, ओके, मैंने उसको किक मार दी, ओके, तो वो किक मैंने फुटबॉल को मारी, फुटबॉल आगे गई, लेकिन फुटबॉल ने मुझे भी तो रिएक्शन दिया। लो, फिर बुरा मान गए तुम लोग, फिर बुरा मान गए, कह रहे कि कोई अपोजिशन नहीं देती, किक, फुटबॉल को किक लगी, आपको थोड़ी ना लगी। चल ओके ओके ओके, चल, हम्म, हाँ, ठीक है ना? चल ओके, अब एक काम करता हूं, तुम लोगों को बुला, तुम आना अब, ठीक है? अपने अपनी चेयर के पास में एक फुटबॉल मैं तुम्हारे पास रख देता हूं। कैसी फुटबॉल? एकदम शानदार गोल। फुटबॉल में देखा ना तुमने, काले पीले, काले और सफेद, काले और सफेद ऑल्टरनेट कलर होते हैं, है ना? ऐसे ही काले सफेद हेक्सागोनल ऑल्टरनेट कलर पेंट करके मैंने एक शानदार फुटबॉल रखी, है ना? सारे हेक्सागोनल पीसेस पेंट करके एक शानदार फुटबॉल रखी, मस्त बनवाई थी मैंने अभी अभी, शुद्ध सॉलिड लोहे की। मैंने अभी अभी एक फुटबॉल बनवाई थी शुद्ध सॉलिड लोहे की, और उस पे मस्त कलर कर दिया एकदम ऐसा कि तुमको दूर से देखने में दिखाई देगा कि क्लियर कट फुटबॉल है। हम्म, ठीक है ना? अब आओ, आकर मारो केक, और फिर कहो कि अपोजिशन नहीं था, था ना? आ गया विश्वास? हाँ ठीक है, फील हो गया, ठीक है? सो दैट इज व्हाट। तो अब अपन देखें तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, आपने उसको मूव करने की कोशिश की तो उसने आपको भी एक अपोजिंग फोर्स दिया। Although in such a case of a small football, शायद हमें वो फोर्स महसूस भी नहीं होता, थोड़ी सी हार्ड ऑब्जेक्ट होता है जैसे क्रिकेट की बॉल तो थोड़ा सा ज्यादा महसूस होगा,
और भी हार्डर चीज होगी तो हमें ज्यादा महसूस होगा। तो इनर्शिया इज द बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या है? एक बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हर ऑब्जेक्ट की होती है, हर ऑब्जेक्ट की होती है, by virtue of which it opposes any change in the state। अब वो स्टेट चाहे रेस्ट की हो उसमें भी वो अपोज करेगा, मोशन की हो तो भी अपोज करेगा, डायरेक्शन की हो तो भी अपोज करता है। अब एक बच्चा हमारी क्लास में था, वो बोले सर डायरेक्शन वाला समझ में नहीं आया, आप डायरेक्शन वाला समझाओ, है ना, ठीक है ना, हमें डायरेक्शन वाला समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ, डायरेक्शन वाला भी समझाता हूँ। तो मैंने डायरेक्शन वाला समझाया। कैसे समझाया? मैंने कहा कि सोच के देखो, तुम्हारा एक दोस्त आ रहा है यहाँ से सामने से, काय पे आ रहा है? साइकिल पे आ रहा है। तो तुमने क्या किया, जैसे ही वो तुम्हारे सामने आया, यहाँ पर आया, जैसे ही तुम्हारे सामने आया, तुमने फटाक से खेल खेल में किक मार दी उसको, साइकिल को, उसकी साइकिल को। अपन तो करते ही है ऐसा, है ना। वो एक्सपर्ट था, अपना दोस्त भी था। अरे तो अपना दोस्त तो कोई ऐसा ही, तो ऐसे ही थोड़ी ना बनते, अपने दोस्त भी तो स्मार्ट ही होते हैं। तो वो अपना दोस्त भी तो एक्सपर्ट था, तो उसने भी क्या किया, फटाक से जैसे किक लगी, साइकिल का हैंडल उस साइड मोड़ा, और वो ले लो, तुम्हारा फोर्स जो है मेरे चेंज ऑफ डायरेक्शन का कारण बन गया। हम लोग मजा आया, हम किसी की भी डायरेक्शन चेंज कर सकते, जहां यहाँ रहा था अपन ने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अगली बार फिर वही दोस्त आया, अब की बार कार लेके आया, और अपन ने तो अपनी आदत के अनुसार, कार को भी, अब बताओ क्या हुआ, ठीक है ना। तो डायरेक्शन अब चेंज, आप खुद की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है ना। तो बेसिक चीज, तो हाँ, तो बेसिक चीज यदि अपन देखें यहां से, तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो लिख लेते हैं अपन। इस डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि जो आप लोगों ने बताया था वो गलत था, सभी ने, आप लोग भी ने बताया था वो बिल्कुल सही था, कोई डेफिनेशन वहां पूछी नहीं जा रही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी नोन टू यू, सो एवरी वन ऑफ यू वर करेक्ट। इट इज द बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it opposes any change in the state of motion or rest। अब स्टेट ऑफ मोशन में डायरेक्शन अपने आप आ गया सामने, ना, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, तो मोशन में अपने आप डायरेक्शन भी शामिल हो गया। तो एक चीज क्लियर है बेटा। अच्छा, इनर्शिया का अपन बहुत यूज करते हैं, इनर्शिया का यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत कई एग्जांपल्स देते हैं अपन इनर्शिया के यूज के। inertia of rest, inertia of rest, inertia of rest के एग्जांपल में अपन देते हैं बहुत सारे। a man standing in a bus and bus suddenly takes a pickup, बस सडनली, ये बस हटाओ, बस में तो अच्छा पिकअप नहीं आता कभी भी, है ना। बस की जगह एक काम करो, अपन मोटरसाइकिल लेते हैं, आजकल मोटरसाइकिल बहुत पावरफुल आ गई, ओके, है ना, मोटरसाइकिल बहुत पावरफुल। तो अभी तुम्हें कल की बात बताता हूँ क्या हुआ। तुम्हें पता है ना आज हर्षित क्लास में नहीं है, क्यों नहीं है उसका कारण भी बताता हूँ।
क्या हुआ, कल मोटरसाइकिल की बात थी, मोटरसाइकिल लेके आशीष आया हर्षित के घर पे, हर्षित से बोला चल बैठ अपन घूमने चलते हैं, है ना। हर्षित भी बोला, बोले ठीक है, अपन को घूमने मिल रहा है क्या, चल। अभी अपन ने कहा था ना घूमने के लिए तो अपन कभी मना करते ही नहीं है, तो हर्षित बैठ गया है आशीष की मोटरसाइकिल पे पीछे। अब आशीष ही है ना, आशीष भी कोई कम थोड़ी ना है। तो आशीष ने क्या एकदम शानदार तेज पिकअप, पता चला हर्षित ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इनर्शिया, a body at rest try to remain at rest, मोटरसाइकिल नीचे से गोइंग, हर्षित वहीं पे स्टैंडिंग। समझ आया। तो बेसिक चीज ये क्या था, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, ठीक है। तुम आशीष जो है ना मोटरसाइकिल लेके चला गया और हर्षित वहीं पर, हाँ, इसलिए आज भी वो वहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे ही है, ठीक है, क्लियर। तो ये था। अगली बार अगले अपन देखें इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, पेड़ से अपन फल तोड़ते हैं, पेड़ से अपन फल तोड़ते हैं तो कैसे, वी शेक द ब्रांचेस, जो राइपन फ्रूट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनकी लिंक वीक हो जाती है, तो वो इजीली अपनी लिंक को ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं, ओनली ड्यू टू द एनर्जी ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो भी रेस्ट पर रहना चाहते हैं। आपने जैसे ब्रांच को शेक किया, ब्रांच मूव हो गई, लेकिन फ्रूट एनर्जी ऑफ रेस्ट के कारण वहीं हैंग रहना चाहता है। यदि मजबूत डोरी होती है कच्चे फ्रूट की तरह, तो वो तो उसी के साथ मूव हो जाता है, टेंशन बियर कर लेती है। लेकिन यदि उनकी लिंक वीक हो गई है पक जाने के कारण, तो फिर वो क्या होता है, वो उतना सहन नहीं कर पाती, तो फ्रूट नीचे गिर जाता है। या हम कारपेट से डस्ट पार्टिकल को हटाते हैं, कारपेट से डस्ट पार्टिकल को भी इसी तरह से करते हैं अपन, ठीक है ना। तो क्या होता है कारपेट से डस्ट पार्टिकल, तो कारपेट को अपन स्टिक से बीट करते हैं, तो कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट तो शेक हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल चूंकि उससे अटैच नहीं होते, वीकली उससे ज्वाइंट रहते हैं, तो वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ द कारपेट केसेस। तो ये तो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल जो अपन लोग पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में अब इसमें बस का एग्जांपल ले लेते बेटा, बिल्कुल सही। बस का एग्जांपल क्यों, क्योंकि बस में सडनली स्टॉपिंग बहुत होती है, आजकल पावर ब्रेक लग गए सभी में, आजकल ब्रेक सभी में बहुत पावर ब्रेक है। तो पावर ब्रेक के कारण क्या होता है, एकदम सडनली उन्होंने ब्रेक लगा दिया तो अपन सब सीधे आगे जाके लीन बैक फॉरवर्ड हो जाते हैं। या यदि अपन खड़े हुए हैं तो चांसेस ये भी है कि अपन शायद गिर भी जाए आगे की तरफ, यदि अपन प्रॉपरली होल्ड किए हुए नहीं है तो क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी तो इनर्जी ऑफ मोशन के कारण, इनर्जी ऑफ मोशन के कारण मोशन में है, बट पांव रेस्ट पर आ गए जैसे ही बस रेस्ट पे आई तो अपर बॉडी स्टिल कंटिन्यूस, अपर बॉडी स्टिल कंटिन्यूस, तो वो इनर्जी ऑफ मोशन है, ठीक है ना। इसी तरह से अपन देखें इनर्जी ऑफ मोशन के और एग्जांपल्स में, तो इस तरह से इनर्जी ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं कि भाई हम लोग हैमर थ्रो वगैरह में क्या करते हैं, डिस्कस थ्रो हैमर थ्रो में उसको घुमाते जाते हैं, तेजी से घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, एक लिमिट पे जाने के बाद अपन देखते हैं उसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ चुका है तो अपन छोड़ देते हैं, एंड द हैमर गोज अहेड। तो अपन किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं वहां पे, एनर्जी ऑफ मोशन का, कि जब तक उस पर इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं थे तब तक हम अपनी पावर यूज करके उसको रोटेट करते जा रहे थे लगातार हैमर को। हैमर थ्रो ओलंपिक का जो गेम है, डिस्कस थ्रो जो ओलंपिक में गेम है डिस्कस थ्रो, उसमें भी अपन डिस्क को हाथ में ऐसा ग्रिप करते हैं और अपनी बॉडी को तेजी से गोल घुमाते हैं, अपनी बॉडी को तब तक तेज घुमाते हैं जब तक अपन को नहीं लगता कि अब डिस्क में सफिशिएंट मोशन है, मोमेंटम आ गया है, और उसके बाद अपन उसको छोड़ देते हैं, तो वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। जेवलिन थ्रो बिल्कुल सर्टेन, बिल्कुल सही बेटा, जेवलिन को भी हम क्या देते हैं, मोशन दे देते हैं, वो अपने मोशन के इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे चलता रहता है। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, बॉल को थ्रो करना है, बॉल को भी हमने क्या दिया, मोशन दे दिया, हमने तो मोशन दिया ना, वो अपने इनर्शिया के कारण जाती है आगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स में। फिर आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आप सभी लोग स्कूल बस में जब भी गए होंगे या किसी भी बस में इसमें, और उसने सडन टर्न लिया होगा, जब सडन टर्न लेते हैं तो क्या होता है, यदि हम विंडो की साइड बैठे हुए हैं तो हम विंडो को पुश करते हैं,
ऐसा लगता है कि हम विंडो के बाहर की तरफ पुश आउट हो रहे हैं और हम उस पुश को अंदर की तरफ, तो वो डायरेक्शन चेंज के कारण। अब सोच के देखो, यदि वहां विंडो ना हो तो, या विंडो का ग्लास टूटा हुआ हो तो, या चलो एक काम करते हैं, हम बस में उधर पे इमरजेंसी गेट भी लगा देते हैं। बस में उधर पे जहां पे तुम बैठे हुए हो, बस में उस साइड इमरजेंसी गेट लगा देते हैं और उस इमरजेंसी गेट का लॉक खराब कर देते हैं, अचानक झटके से खुल जाता है अपने आप। अब सोच के देखो, ड्राइवर तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है, और जाते जाते अचानक उसने अपोजिट डायरेक्शन में टर्न लिया, तुम राइट साइड में बैठे हो, उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, क्या होगा? वास्तव में इमरजेंसी फील हो जाएगी, वास्तव में इमरजेंसी फील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डोर के आप बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इमरजेंसी डोर इतना वो इमरजेंसी डोर है ना पोल पकड़ लिया था हमने, हम नहीं गिरेंगे सर, बिल्कुल सही। हाँ, लाइव देखा है तुमने? कहाँ देख लिया भाई लाइव? किसको देख लिया है लाइव? कहाँ पे देख लिया ऐसा गिरते हुए? हमने भी देखा है, लेकिन हमने उसमें बीच वाले पैसेज में लोगों को गिरते देखा है, एक आधी बार देखा, वो भी बहुत। ज्यादातर तो लोग सामने वाली सीट को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं, बट एक आध कोई, कभी कोई मोबाइल में ज्यादा खोया हुआ है, कोई ज्यादा मोबाइल में चटपट चटपट करने में लगा हुआ है, होश ही नहीं है, तो उसका जरूर हमने देखा है कि वो फिर, हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या हो गया अपना इनर्शिया। चलो अब अपन आते हैं न्यूटन्स लॉ। इनर्शिया समझ में आ गया बेटा? तो इनर्शिया तीन तरह के टाइप ऑफ इनर्शिया। नंबर वन रेस्ट का, नंबर टू मोशन का, और नंबर थ्री डायरेक्शन का। एक हो गया आपका रेस्ट का, एक मोशन का, एक डायरेक्शन का। इज इट ओके? क्या देन इसके बाद ये तो इनर्शिया हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ, एक्चुअली देखा जाए तो अपन इतनी देर से जो बात कर रहे थे ना, फर्स्ट लॉ का ही स्टेटमेंट बोल रहे थे। इतनी देर से जितनी भी चीजों की अपन ने बात की है, वो सारे के सारे फर्स्ट लॉ के ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट लॉ कहता ही क्या है? फर्स्ट लॉ को देखो ना, तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स और इनर्शिया दोनों का ही मिला जुला रूप है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest unless an external force is applied. An object in motion will remain in uniform straight line motion. यूनिफॉर्म भी कह दिया और स्ट्रेट लाइन भी कह दिया, तो इसका मतलब ना स्पीड चेंज करनी है ना डायरेक्शन चेंज करनी है। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब वहां से क्लियर दिया कि भाई साहब उसका इनर्शिया तो वो उसी का है, लेकिन यदि आप बाहर से कोई फोर्स लगाओगे तो फिर वो अपनी चीजों को चेंज कर सकता है। So write it down. First law: a body at rest will remain at rest until an external force is applied. A body at rest will remain at rest until an external force is applied, comma, a body in motion will remain in uniform straight line motion. A body in motion will remain in uniform straight line motion until
एन एक्सटर्नल फोर्स इज, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तब तक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तब तक वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, जो मोशन में है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में। क्या ये 5 पॉइंट समझ में आया बेटा? चलो सेकेंड लॉ, इसके कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, जितने इनर्शिया के अपने एग्जाम्पल दिए वो सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। अब आता है अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड लॉ। इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी की मदद से हम फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं और इसकी मदद से हम थर्ड लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल है जिसके बेसिस से हम सारी चीजों को प्रूव कर सकते हैं। क्या कहता है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट यदि अपन देखें तो बहुत सिंपल सा है। द फोर्स अप्लाइड is equal to rate of change of body. F is equal to dp upon dt. और इससे अपन ने पढ़ा था बेटा, यहीं से अपन ने देखा था कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी से अपन ने ये भी पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना? क्या ये चीज क्लियर है बेटा? एवरी वन ऑफ यू, इज इट क्लियर? ठीक है ना? अब यदि हम देखें यहां से तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, यदि सपोज कीजिए मैंने आपके सामने लिखा है F इक्वल टू dt अपॉन dt और F इक्वल टू ma, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं which one of the two is a correct form of second law of NLM? न्यूटन का सेकंड लॉ कौन सा है? ओके, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कुछ बच्चों ने जवाब दिया है फर्स्ट वाला, कुछ बच्चों ने जवाब दिया सेकेंड, और कुछ ने जवाब दिया बोथ। कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है ना? ये तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था, है ना? बट तुमको तो पता है आई एम वेरी डेमोक्रेटिक, है कि नहीं? हाँ, तो आई एम ऑलवेज वेरी डेमोक्रेटिक, इसलिए जो ज्यादा आंसर होंगे मैं तो उन्हीं को मानता हूं। और अभी तक जितनी काउंटिंग आई है इसमें, उसमें से फर्स्ट वाले को ज्यादा लोग कह रहे, ऑल्दो बहुत कट टू कट है, लेकिन फर्स्ट के फिर भी रिलेटिवली ज्यादा है। तो भाई बीइंग ए डेमोक्रेटिक मैं तो फर्स्ट वाले को ले लूं। अब जब भी मैं ऐसा करता हूँ ना तो दूसरी पार्टी वाले हमेशा जरूर ये पूछते, बोले मेरा क्यों नहीं लिया? हाँ देखो आ गया ना। देखो आ गया, मतलब
मेरा क्यों नहीं, मेरा मेरा ही सही था, आपने मेरा पार्शियलिटी की है, पार्शियलिटी विद मी, बहुत सारे। तो देखो अब मैं बता दूं उसका कारण क्यों नहीं लिया। देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक बार नीट AIPMT में आ चुका है, एक बार AIPMT में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि विच वन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ NLM। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। इससे हम क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू d/dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू, ये मास और वेलोसिटी दो चीजों का प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल याद है किसी को, u इंटू v का, u dv अपॉन dx प्लस v इंटू du अपॉन dx, याद होगा, यस। तो सेम वे m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, ठीक है ना। m dv अपॉन dt को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस v dm अपॉन dt, ये फॉर्मूला हुआ। अब आप में से सभी लोग, ज्यादातर लोग क्या कहना पसंद करेंगे, सर dm अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास थोड़ी ना चेंज होता है कोई। आप सभी में से ज्यादातर लोग क्या कहना पसंद करेंगे कि सर मास थोड़ी ना चेंज होता है, और जब मास चेंज ही नहीं होता है तो dm अपॉन dt की वैल्यू जीरो, और जब dm अपॉन dt जीरो हो तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो फोर्स बराबर m इंटू ए, ये भी सही हो गया, बिल्कुल सही कहते हो बेटा। लेकिन मैं इस चीज में ये कह देता हूं, दिस इज करेक्ट व्हेन dm upon dt is zero। मैं इस चीज को इस तरह से कह देता हूं। अब जैसे ही मैं इसको ऐसा कहा तो आपने क्वेश्चन पूछा, सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हर बार हर समय dm upon dt जीरो नहीं होगा। मेरे इसका सेंटेंस कहने का मतलब तो यही कह निकालोगे ना कि ऐसा तो हाँ मुझे तभी कहना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू दिस, कब, जब dm अपॉन dt जीरो हो। तो आप मुझसे फौरन पूछोगे कि सर इसका मतलब एक एग्जांपल दो आप जहां मास चेंज होता, ओके, नहीं ना, कि आप एक कोई ऐसा एग्जांपल दे दो जहां मास चेंज होता, क्योंकि हमने तो आज तक जितना फिजिक्स पढ़ी है उसमें मास कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना, ओके। वंशिता ने कहा कोलिजन में, ओके, मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, आप लोगों में से, अच्छा सकीना ने कहा जब लाइट की स्पीड से जाते हैं, ओके, और कोई, और कोई किसी के पास कोई एग्जांपल जब मास चेंज होता है, वेव ऑफ पार्टिकल में होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, अच्छा, ओके, और लगाओ दिमाग को, और लगाओ लगाओ लगाओ, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ ए बॉडी, कंप्रेशन, नहीं कंप्रेशन में कब होता है मास चेंज, कंप्रेशन में नहीं बेटा, कंप्रेशन नहीं, कोलिजन में भी मास चेंज कहाँ होता है राजा बेटा, कोलिजन में भी मास चेंज यदि तुम न्यूक्लियर कोलिजन की बात करो तो होता है, अदरवाइज नहीं होता मास चेंज। फिशन, हाँ, रॉकेट प्रोपल्सन में होता है, बिल्कुल सही। और ओके ओके, ठीक है, इतने मान लेता हूँ मैं, चल ओके। अच्छा, आप लोगों ने केवल उतने ही आंसर दिए जितने किताबों में लिखे, मतलब आप अपने मन से और दिमाग से सोचो ही, सोचते ही नहीं हो, बहुत आलसी हो गए मेरी तरह। अरे सोचा कर यार, फिजिक्स तो खेलने का सब्जेक्ट है, सोचने का सब्जेक्ट। आप में से अच्छे किसी बच्चे ने रात में सोते समय अपना वेट मेजर किया, किसी के पास वेइंग मशीन हो, किसी के पास वेइंग मशीन हो घर पर, तो अपना रात को सोते समय वेट मेजर किया, सोने की पोजीशन में नहीं, सोने की पोजीशन, सो व्हाइल गोइंग टू बेड, बिस्तर पे सोने जा रहे हो उस समय जस्ट, है ना, और सुबह जस्ट उठते ही साथ वेट मेजर लो, हाँ कर लेना आज, ओके। आज रात में जब आप सोने जाओगे ना, जब सब कुछ कंप्लीट, अब उसका ना पानी पीना ना कुछ करना,
बस आप बिस्तर पे जाओ, उस समय जाते समय अपना वेट मेजर करो और फिर सुबह उठ के वेट मेजर करो, एंड यू विल फाइंड आपका वेट डिफर कर रहा है। 100-200 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम कम हो जाता है वेट। 200 से 250 ग्राम वेट कम हो जाता है आपका, ठीक है ना। हाँ, क्या है? क्योंकि पूरी रात आपका जो शरीर अलाइव है उसको एनर्जी चाहिए ना, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, सब चीजें चल रही है, किसके खर्चे पर? ऐसे फ्री फंड में इसको भी तो एनर्जी चाहिए होती है, इसको भी तो एनर्जी चाहिए होती है। तो ये पूरी एनर्जी कहाँ से लेता है? फ्रॉम द फूड दैट यू ईट, है ना, फ्रॉम द फूड दैट यू ईट। ज्यादातर होता है बेटा जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज यदि अपन करके आए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल साइकिलिंग, आजकल मैं साइकिलिंग करता हूँ, तो साइकिलिंग करती है, जैसे 2 घंटे यदि मैं साइकिलिंग करके आ गया, 2 घंटे की साइकिलिंग, तो मेरा 1 किलो वजन कम हो जाता है ना, 2 घंटे की साइकिलिंग में 1 किलो वजन कम। तो पॉइंट इज कि आपके पास में जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो भी आप बैठे भी हो तो भी आपका लगातार वजन कम है। चलो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। तो इसका मतलब मास लगातार चेंज होता है, इसका मतलब मास कांस्टेंट नहीं होता। फिर दूसरी चीज बात करें अपन, तुम लोग सभी अपने स्कूटर से, गाड़ी से, सभी से, हाँ बेटा वेट है, लेकिन वेट चेंज हुआ है तो मास भी तो चेंज हुआ है। ऐसा तो ही ना जी बदल गया, जी तो ही ना बदल गया यार रात में और सुबह में, हाँ कि तुम्हारा इतना वेट बदल गया, हाँ, ठीक है ना। और दूसरा, आप जिस स्कूटर से, कार से जाते हो, तो जितने लीटर पेट्रोल भरवाया था डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उतना ही मिलता है क्या? नहीं, कम हो जाता है। इसका मतलब वहां भी मास रिड्यूस हुआ। ठीक है, वो मास फ्यूल के रूप में जल के बाहर गैसेस के रूप में निकल गया, लेकिन आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में, आप जिस बॉडी को कंसीडर कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, उस बॉडी में तो मास रिड्यूस हो गया ना बेटा। रॉकेट का एग्जांपल दिया आप में से एक बच्चे ने, बिल्कुल सही। रॉकेट जब जाता है तो रॉकेट में भी तो फ्यूल धुआं बन के नीचे निकल जाता है। जेट प्लेन है उसमें भी यही होता है, हर ऑटो व्हीकल में यही होता है ऑलमोस्ट। सभी में एनर्जी निकल जाती है किसी रूप में, केमिकल फॉर्म में, और इसके जरिए नहीं, अभी इतनी केमिस्ट्री नहीं आती बेटा कि क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम में मत जाओ, अपन तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, अपन उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम तो अपने ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो पॉइंट इज कि यदि अपन ये देखें यहां से, तो हमारे पास में हर ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका मास चेंज होता है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, अगला सेंटेंस ध्यान से सुनना। अगला, पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स, एनएलएम, आज की क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद, अंटिल रॉकेट प्रोपल्सन, जो कि अब सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। तो पूरी की पूरी एनएलएम में हम मास को कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, तो इसलिए आज मैं हर एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा। तो मास हमेशा कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं। रॉकेट में सबसे ज्यादा मास का चेंज पर सेकंड होता है, इसलिए रॉकेट का एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन खर्च तो मेरे कार में भी पेट्रोल होता है, खर्च तो मेरे स्कूटर में भी होता है पेट्रोल, खर्च तो जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो मेरे खुद की बॉडी वेट में भी कम होता है। लेकिन वहां पर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इतना निग्लिजिबल है कार चलाते समय भी। कार यदि मैं 100 की स्पीड पे भी चला रहा हूँ, हाँ, कार यदि मैं 100 की स्पीड पे भी चला रहा हूँ, ठीक है ना, 100 की स्पीड पे भी चला रहा हूँ, यदि मेरी कार का एवरेज 12-15 भी आता है, तो 6 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ, 7 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ। 1 घंटे में 3600 सेकेंड में, 3600 सेकेंड में यदि 6 लीटर खर्च हुआ, तो पर सेकेंड 1/60 केजी का आया, जिससे, जो कि कार के खुद के वेट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसलिए वहां पे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, वहां पे हम निग्लेक्ट कर देते हैं।
लेकिन रॉकेट के केस में पर सेकेंड 10 से 12 केजी, 15 केजी, 16 केजी फ्यूल पर सेकेंड जलता है। इसलिए वहां पे रॉकेट के केस में हम निग्लेक्ट नहीं कर पाते। क्लियर? तो अपन एग्जाम्पल केवल एक रॉकेट का ही याद रखेंगे कि जहां पे अपन को मास चेंज होने का एक क्लियर कट एग्जाम्पल मिलता है। बट रियल लाइफ में अब अपन समझ गए हैं कि हर चीज का मास चेंज होता है। तो मास हमेशा कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है? तो अब अपने लिए ये चीज समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला F=ma केवल उस केस में ट्रू है जब मास कांस्टेंट है। इसलिए हम इसको कंप्लीट लॉ नहीं कह सकते, इसको हम कंप्लीट लॉ नहीं कह सकते। और ये वाला लॉ कंप्लीट, अरे अपनी डेफिनेशन से भी देखो ना, अपन ने डेफिनेशन में कभी तुमने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट के फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डेफिनेशन में नहीं लिखते वो। हाँ, बाद में उसको एक्सप्लेन करने में यूज कर ले वो चलता है, लेकिन डेफिनेशन में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट लॉ। क्लियर? सो दिस इज अ कंप्लीट लॉ। क्लियर? चलो अब बहुत कहानी हो गई, क्वेश्चन कर लें। नहीं, अच्छा एक लॉ और बचा यार, एक लॉ। ठीक है ना, बिना उस लॉ के तो काम चलता ही नहीं है। आशीष, आशीष, हाँ बेटा, बेटा ये लॉ, थर्ड लॉ ध्यान से सुन लेना। आज तो हर्षित को पटक के आया है ना, ये थर्ड लॉ ध्यान से सुनना है ना। अभी तक जितने भी बैचेज हैं, अभी तक जितने भी, ये लॉ एक ऐसा लॉ है थर्ड लॉ जो हर बैच का हर बच्चे को याद होता है। हर बैच के हर बच्चे को याद होता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा कि सर ये नहीं है याद। न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद है। और क्या है? फॉर every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. हर एक्शन के लिए हमारे पास में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या चीज क्लियर? तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं थर्ड लॉ के। थर्ड लॉ के एग्जांपल में हम किसी को बॉक्सिंग करके पुश देते हैं तो उसका रिएक्शन मिलता है। आप इंडियन मूवी में देखो, सभी डायरेक्टर बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़े हुए हैं, केवल एक रजनीकांत को छोड़ दो, है ना, बाकी सबकी फिजिक्स अच्छी आती है। हाँ, बाकी सबको फिजिक्स अच्छे से आती है। सब जो है सभी मूवी में वो क्या करते हैं, वो हीरो आता है उछल के छलांग लगा के और विलेन को मारता है। विलेन को वो पांव से मारता है और खुद पलट के पीछे जाता है। बोले क्यों? बोले विलेन सामने गया एक्शन और हीरो पीछे गया वो रिएक्शन। ठीक है ना? हाँ हाँ, नहीं वो केवल रजनीकांत के लिए है। रजनीकांत के लिए फिजिक्स के रूल नहीं लगते, बाकी सबके लिए लगते। हाँ, फायर कर रहे हैं अपन, एक बुलेट फायर कर रहे हैं, तो द मोमेंट वी फायर क्लिक द ट्रिगर, बुलेट आगे की तरह, गन रिकॉइल वेलोसिटी से पीछे की तरह। ठीक है ना? संजीवनी ने कहा चलते हैं हम जमीन पर, बिल्कुल सही बेटा। हम चलते हैं, कैसे चलते हैं? हाउ वी वॉक, वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड। एक्चुअली हम वॉकिंग की प्रोसेस में जमीन को पीछे पुश करते हैं। एज ए मैटर ऑफ रिएक्शन जमीन हमको आगे की तरफ पुश कर देती है। ठीक है ना? आप कभी देखो चिकनी जमीन पर आप जमीन को पीछे पुश नहीं कर पाते हो, क्या है आपका एफर्ट से पांव पीछे हो जाता है और फिर आप मुंह केवल नीचे आ जाते हो। ठीक है ना?
बिल्कुल स्विमिंग का सही एग्जांपल दे रहे हो। स्विमिंग में हम क्या करते हैं, हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, पानी हम पीछे की तरफ पुश करेंगे और पानी एज ए मैटर ऑफ रिएक्शन हमारी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर देता है, ठीक है ना। बोट से उतरते समय बोट से उतरते समय हम बोट को पीछे की तरफ पुश करते हैं, हम आगे किनारे पर क्लाइंब कर जाते हैं और बोट पीछे की तरफ शेक कर जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल एक्शन रिएक्शन के, और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्स हैं, यदि हमने कहा कि ये एफ एक्शन है, फोर्स ऑफ एक्शन है, तो निश्चित रूप से फोर्स ऑफ रिएक्शन, एफ रिएक्शन सेम आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि एक्शन का फोर्स, जैसे मैंने कहा कि एक्शन आपने किस पे किया, बोट पर किया, रिएक्शन क्या पर आया, रिएक्शन पर्सन पर आया। एक्शन आपने किस पे किया, ग्राउंड पर किया, जमीन पर, जमीन को आपने पीछे की तरफ पुश किया, रिएक्शन कहां पर आया, पर्सन पर आया। एक्शन आपने पानी को पुश किया पीछे की तरफ, वाटर पर एक्शन आपका, रिएक्शन स्विमर पे आ गया, मैन पे आ गया, ठीक है ना। एक्शन आशीष पर किया, रिएक्शन हर्षित पर आया। तो पॉइंट इज, ठीक है ना, तो पॉइंट इज कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं, ठीक है ना। एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि एक ही बॉडी पर आपने एक्शन और रिएक्शन ले लिए तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी गलती कभी मत करना। हमेशा एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट बॉडीज पर, ठीक है ना। आप किसी को टग ऑफ वार में, टग ऑफ वार में, यस, आप रोप को पुल करते हो, आप रोप को पुल करते हो, तो आपने एज ए मैटर ऑफ एक्शन सामने वाली टीम को अपनी तरफ खींचा, एज ए मैटर ऑफ रिएक्शन आपको वो खींच लेते हैं अपनी ओर, ठीक है ना। बिल्कुल सही। सेम हैपेंस इन द रियल लाइफ। आप किसी भी जाके रास्ते में चलते हुए किसी भी आदमी को जाके दो चांटे लगाना और फिर देखना मैटर ऑफ रिएक्शन, चेक करके देखना, है ना। और इसका अपोजिट वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में आया था, वो देख लेना, वो क्या करता था, जादू की झप्पी, है ना, एज ए मैटर ऑफ रिएक्शन। हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा, क्या ये चीज क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो बेसिक चीज यहाँ पर होती है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें डिफरेंट बॉडीज पर। चलो ये तो हो गए तीनों लॉ। अब अपन फटाफट आ जाए न्यूमेरिकल्स पर, बना उसके मजा नहीं आएगा, वरना आज की क्लास में ऐसा लगेगा अपने कुछ पढ़ा ही नहीं। फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन, ये फोर्स है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, परफेक्ट।
लेकिन बेटर होता है यदि आप एक्सेलरेशन को दोनों तरह से बता दें, वेक्टर फॉर्म में भी आंसर दे दो और स्केलर फॉर्म में भी, मतलब मैग्नीट्यूड भी दे दो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है तो फोर्स अपॉन मास, सो दैट इज फोर्स इज 5 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप अपॉन 2, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया बेटा। और इसी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज अंडर रूट 50 अपॉन, ओके। एक्सेलरेशन है तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने न्यूटन नहीं लिखा था इसलिए जरूरी नहीं है कि आप यूनिट दो, है ना। चल अगला, आप फोर्स कितनी तरह से दे सकते हैं, अपन फोर्स के टाइप को बता, a water jet at 3 kg per second is coming out of a pipe at 5 meter per second. If the jet is hitting block, find force and acceleration of block. M is 5 kg. ठीक है, एक वाटर जेट बेटा पाइप से निकल कर आ रही है और वो वाटर जेट कितना वाटर आ रहा है पर सेकेंड, 3 kg पर सेकेंड, ओके। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो d अपॉन डी टी ऑफ t, दैट इज फोर्स F, d अपॉन डी टी, तो m अपॉन t, dm अपॉन डी टी इंटू v। यहाँ पे dv अपॉन dt नहीं है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, एज dv अपॉन dt नहीं है, जितना पाइप से निकल रहा है उस समय उसका मोमेंटम में चेंज इतना हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे आपके ये दे, सो दिस इज 3 kg per second into velocity is 5, so this way it is 15 Newton, 15 Newton। और एक्सेलरेशन क्या है बेटा, 15 upon 5, so that is 3 meter per second, ओके। अब इसी चीज को अपन अलग अलग तरह से भी कह सकते हैं, समझाने के एक दो तरीके और भी हो सकते हैं, अपने बहुत सिंपल सा तरीका था एक्सप्लेन करने के लिए, सो वी वेंट विद दैट वे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर यदि हम पानी की, जैसे आप देखो आजकल जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस वाले भी यूज करते हैं वाटर जेट, तो वो क्या करते हैं, वो वाटर के जेट को तेजी से स्प्रे करते हैं जिससे कि भीड़ इधर से उधर हो जाए, ठीक है ना। तो उसका पर्पज भी यही होता है ना कि वो उसके फोर्स से मूव हो जाते हैं। तो बेसिक चीज यहाँ से वाटर जेट के क्वेश्चन से ये। नेक्स्ट,